जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आज बात करेंगे जो चुनाव प्रक्रिया होती है। चुनाव प्रक्रिया के दौरान किस प्रकार से वोटों की गिनती की जाती है। वोटों की गिनती करना और अगर वोटों की गिनती में गड़बड़ी पाई जाती है तो ये गड़बड़ी किस प्रकार से ठीक की जाती है। तो बता दें कि कुछ ही घंटों के बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में नई सरकारों की घोषणा हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे मतगणना शुरू होने वाला है। तो कैसे होती है वोटों की गिनती, काउंटिंग हॉल में कौन कौन मौजूद होता है, कोई गड़बड़ी होने पर किससे शिकायत की जाती है, इलेक्शन एजुकेशन में आज हम इसको ये बताने वाले हैं कि किस प्रकार से चीज़ें होती हैं। तो आज तक अगर आपने नहीं जाना है तो MPS हिंदी न्यूज़ एक्सप्लेनर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए डेली करंट अफेयर्स और न्यूज़ एनालिसिस के लिए। और मैं मोहन पाठक आपको हर चीज़ टॉपिक वाइज बताना शुरू करता हूं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। मतगणना कब शुरू होती है और कितना समय लगता है, इसके जवाब की जब हम बात करते हैं तो इलेक्शन कमीशन के मुताबिक वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू की जाती है। किसी विशेष परिस्थिति में समय में बदलाव भी किया जा सकता है। सबसे पहले बैलेट पेपर और ETPBS यानी इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम के जरिए दिए गए वोटों की गिनती की जाती है और इस माध्यम से ज़्यादातर सरकारी कर्मचारी वोट करते हैं और उनके वोट की काउंटिंग की जाती है। सर्विस वोटर में सैनिक, चुनाव ड्यूटी में तैनात कर्मचारी, देश के बाहर कार्यरत सरकारी अधिकारी और प्रिवेंटिव डिटेंशन में रहने वाले लोग होते हैं। इस प्रक्रिया में करीब आधे घंटे का समय लगता है। 8:30 बजे के बाद सभी टेबलों पर एक साथ EVM के वोटों की काउंटिंग शुरू होती है। मतगणना केंद्र पर मौजूद रिटर्निंग ऑफिसर यानी RO प्रत्येक राउंड की गिनती के बाद रिजल्ट बताते हैं और इसे चुनाव आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित भी किया जाता है, अपडेट किया जाता है। मतों की गिनती का पहला रुझान सुबह 9 बजे से आना प्रारंभ हो जाता है। हालांकि न्यूज़ चैनल पहले से ही रुझान देना शुरू कर देते हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक EVM के वोटों के अंतिम 2 राउंड की गिनती तभी की जा सकती है जब निर्वाचन क्षेत्र के सभी डाक मतपत्र पहले ही गिने जा चुके हों। साफ है कि EVM पर वोटों की गिनती में लगने वाला समय वास्तव में इस बात पर निर्भर करता है कि मैनुअली डाक पत्रों की गिनती में कितना समय लगता है। बात करते हैं मतगणना प्रोटोकॉल क्या होता है। मतगणना प्रोटोकॉल की जब हम बात करते हैं तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के सेक्शन 128 और 129 के मुताबिक मतगणना से जुड़ी जानकारी को गुप्त रखना बहुत जरूरी है। मतगणना से पहले कौन से अधिकारी किस निर्वाचन क्षेत्र की और कितने नंबर के टेबल पर गिनती करेंगे, ये सारी जानकारी पहले नहीं बताई जाती है। सुबह 6 बजे तक सभी अधिकारियों को मतगणना सेंटर पर पहुंचना होता है। इसके बाद जिले के मुख्य निर्वाचन अधिकारी और मतगणना केंद्र के रिटर्निंग ऑफिसर रैंडम तरीके से सुपरवाइजर और कर्मचारियों को हॉल नंबर और टेबल नंबर अलॉट करते हैं, यानी कि किसी को पहले से इसकी जानकारी प्रदान नहीं की जाती है। किसी एक मतगणना हॉल में काउंटिंग के लिए 14 टेबल और 1 टेबल रिटर्निंग अधिकारी के लिए लगा होता है। किसी हाल में 15 से ज़्यादा टेबल लगाने के नियम नहीं है। हालांकि विशेष परिस्थितियों में मुख्य निर्वाचन अधिकारी के आदेश पर टेबलों की संख्या बढ़ाई घटाई जा सकती है। जैसे मध्य प्रदेश के इंदौर में अगर हम बात करेंगे तो इंदौर 2 जो है में इस बार 21 काउंटिंग टेबल लगाई गई है। तो चलिए आइए बात करते हैं उम्मीदवार के कितने एजेंट हाल में मौजूद रह सकते हैं। जैसे कोई चुनाव लड़ रहा है, उसके एजेंट जो मतगणना पर नज़र बनाए रखते हैं कि मतगणना कहीं गलती से या फ्रॉड ना किया जा सके। मतगणना के दौरान सभी टेबलों पर हर उम्मीदवार की ओर से एक एजेंट शामिल होता है, वहीं एक एजेंट रिटर्निंग ऑफिसर के पास बैठता है। इस तरह एक हाल में किसी भी उम्मीदवार की ओर से 15 से ज़्यादा एजेंटों को मौजूद रहने की अनुमति नहीं दी जाती है। विशेष परिस्थिति में टेबल की संख्या बढ़ाए जाने पर एजेंटों की संख्या भी बढ़ाई जाती है। बात करते हैं कि क्या एक विधानसभा क्षेत्र के लिए एक ही काउंटिंग सेंटर होता है, तो बिल्कुल आप सही हैं। एक विधानसभा क्षेत्र के लिए एक ही काउंटिंग सेंटर होता है जिससे धांधली ना हो सके। संसदीय क्षेत्र के लिए मतगणना एक से ज़्यादा जगहों पर भी की जा सकती है जब हम लोकसभा की बात करते हैं, लेकिन विधानसभा क्षेत्र के लिए एक ही काउंटिंग सेंटर होता है। मतगणना के दौरान उम्मीदवारों के एजेंटों की नियुक्ति करता कौन है,
अगर हम इसकी बात करेंगे तो उम्मीदवार खुद अपने एजेंट को चुनता है। जो प्रत्याशी होता है वो अपने एजेंटों को पहले से निर्वाचन अधिकारी से अप्रूव करवाता है, प्रमाणित करवाता है। निर्वाचन संचालन अधिनियम 1961 के प्रारूप 18 में इस तरह के नियुक्ति की बात की गई है। मतगणना एजेंटों की लिस्ट नाम और फोटो सहित काउंटिंग की तारीख से 3 दिन पहले जारी की जाती है। काउंटिंग हॉल में पुलिस तक की एंट्री नहीं होती है। ये लोग काउंटिंग हॉल में जा सकते हैं, वो कौन है आइए उनके बारे में हमको बताते हैं। काउंटिंग सुपरवाइजर और काउंटिंग असिस्टेंट ये जा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन से ऑथराइज्ड अधिकारी जा सकते हैं। मतगणना केंद्र पर लगाए गए सरकारी कर्मचारी जा सकते हैं और उम्मीदवार, उनके इलेक्शन एजेंट और काउंटिंग एजेंट जा सकते हैं। और सभी लोगों के पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए, जैसे कि आईडी कार्ड, आधार कार्ड जैसी चीज़ें उनके पास होनी चाहिए, यानी कि पहचान संख्या उनकी होनी चाहिए कि वो सच में उस निर्वाचन क्षेत्र के एजेंट हैं और जो निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी की गई उस समय या जो भी उनके द्वारा डॉक्यूमेंट है वो होने चाहिए। पुलिस जब तक कि रिटर्निंग अधिकारी हॉल के अंदर नहीं बुलाते हैं तब तक नहीं जाती है। केंद्र और राज्य के मंत्री अगर वो उम्मीदवार नहीं है, इलेक्शन एजेंट और काउंटिंग एजेंट भी कानूनी प्रक्रिया पूरी किए बिना अंदर नहीं जा सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको समझ सकते हैं, यानी कि केंद्रीय मंत्री भी नहीं जा सकते हैं अंदर, राज्य मंत्री भी नहीं जा सकते। अगर वो उम्मीदवार हैं, प्रत्याशी हैं, तभी जा सकते हैं। मतगणना के दौरान हॉल के अंदर गड़बड़ी न हो, इसके लिए क्या नियम बनाए गए हैं? किसी गड़बड़ी को रोकने के लिए कुछ सावधानियां बरती जाती हैं। जैसे काउंटिंग के समय रिटर्निंग अधिकारी चाहे तो किसी भी एजेंट की तलाशी ले सकते हैं कि वो कुछ गड़बड़ी तो कर रहा है या नहीं। हर उम्मीदवार के एजेंट को एक तरह के बैज दिए जाते हैं ताकि उन्हें देखकर समझ आ जाए कि वो किस उम्मीदवार का एजेंट है। एक बार हॉल में आने वाले एजेंट को गिनती खत्म होने तक बाहर जाने की अनुमति नहीं होती है। रिटर्निंग अधिकारी हॉल से किसी भी व्यक्ति को निर्देश नहीं मानने पर बाहर कर सकता है। हॉल के पास ही पीने का पानी, टॉयलेट, भोजन आदि की व्यवस्था होती है। मतगणना में तैनात कर्मचारियों और सुरक्षा कर्मियों के अलावा किसी भी व्यक्ति को हॉल में मोबाइल फ़ोन ले जाने की अनुमति नहीं होती है। हॉल में मौजूद पर्यवेक्षक अधिकारी हर राउंड की गिनती के बाद रैंडम किसी 2 टेबल को सेलेक्ट करके दोनों टेबल के वोटों का मिलान करता है। जब रिजल्ट का सही से मिलान हो जाता है तभी इसे डन कर वेबसाइट पर अपडेट किया जाता है, जिससे सामान्य जनमानस को इसकी जानकारी हो जाती है और मीडिया के माध्यम से भी वो डाटा प्रदर्शित हो जाते हैं लाइव टेलीविजन पर। मतगणना क्षेत्र के आसपास कुछ गड़बड़ दिखे तो क्या किया जाता है? तो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त के द्वारा जो चीज़ें बताई गई हैं वो चीज़ मैं आपको बताता हूं। तो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी के मुताबिक अगर मतगणना क्षेत्र के आसपास यानी 50 मीटर के अंदर ये 4 परिस्थितियां दिखे तो रिटर्निंग ऑफिसर शिकायत कर सकते हैं। अब ये 4 परिस्थितियां क्या हैं? अगर कोई व्यक्ति मतगणना क्षेत्र में घुसने की कोशिश करे या फिर घुस जाए या जबरन घुसने की कोशिश कर रहा हो। मतगणना क्षेत्र के आसपास अगर किसी व्यक्ति की एक्टिविटी संदेहास्पद लगे, संदेह हो, शक हो, तो इस स्थिति में शिकायत की जा सकती है। अगर किसी व्यक्ति के पास आपने कोई हथियार देखा है तो उस पर भी शिकायत हो सकती है। रिजल्ट आने के बाद आप उससे खुश नहीं हैं और आपको लग रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी EVM में कोई गड़बड़ थी, तो इस पर भी शिकायत की जा सकती है। अगर रिटर्निंग ऑफिसर शिकायत पर एक्शन नहीं लेता है तो आप क्या कर सकते हैं? मतगणना के दिन किसी भी तरह की गड़बड़ी की शिकायत वहां मौजूद रिटर्निंग ऑफिसर से की जा सकती है। वह शिकायत पर एक्शन नहीं लेते हैं तो जिला निर्वाचन अधिकारी के पास फ़ोन के जरिए लिखित रूप में या फैक्स या ईमेल से शिकायत किया जा सकता है। इसके अलावा चुनाव आयोग से सीधे तौर पर शिकायत की जा सकती है। शिकायत के लिए दिल्ली स्थित इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में एक कंट्रोल रूम होता है, वहाँ पर भी आप शिकायत कर सकते हैं। क्वेश्चन अगर बनता है कि क्या इन बातों की शिकायत कुछ दिन बाद भी की जा सकती है? तो बिल्कुल भी नहीं। इसका जवाब ये होगा नहीं, इसकी शिकायत फौरन करनी चाहिए। आपको जैसी ही गड़बड़ी की आशंका हो ऑन द स्पॉट इसको आपको अधिकारियों को सूचित करना होगा। देर करने पर कोई मतलब नहीं। चुनाव आयोग इसके लिए 24 घंटे के अंदर का वक्त तय करता है। यानी अगर हम बात करेंगे 3 दिसंबर को मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में जो काउंटिंग हो रही है उस दिन अगर सुबह 8 बजे से दूसरे दिन यानी 11 मार्च की सुबह 8 बजे तक कोई शिकायत नहीं की गई है तो एक बार रिजल्ट आ गया और नतीजों से अगर आप खुश नहीं है तो इस रिजल्ट को सिर्फ कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। चुनाव आयोग 24 घंटे के बाद शिकायत नहीं लेगा।
तो इस प्रकार से आप इन सारी चीज़ों को जान लिए हैं। अगर मैं कुछ आपके मन में उथल पुथल मचा रहे इस सवाल का जवाब लेना चाहूँ कि आप मान लीजिए कि आप मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और काउंटिंग वाले दिन किसी काम से आप दिल्ली में हैं, तो अपने राज्य की मतगणना में कुछ गड़बड़ होने की बात अगर आपको पता चली है तो तब आप कैसे शिकायत कर सकते हैं। तो ऐसा आप कर सकते हैं, जिस व्यक्ति ने आपको इसकी सूचना फ़ोन पर दी है उसे सबसे पहले शिकायत ऑन द स्पॉट करनी चाहिए। वैसे तो आप देश दुनिया के किसी भी हिस्से से इसकी शिकायत कर सकते हैं, बस इसके लिए आपकी सिटीजनशिप भारतीय होनी चाहिए। मतगणना में अगर गड़बड़ी की आशंका है तो कुछ नंबर जो होते हैं उनको भी जारी किया गया है। जैसे टोल फ्री नंबर है 1800111950 और एक नंबर है 1950। ईमेल आईडी भी दी गई है complaints@eci.gov.in। फैक्स नंबर भी दिए गए हैं जैसे 01123052219 या 23052162। तो इस प्रकार के नंबर भी जारी किए जाते हैं। मतगणना क्षेत्र पर काउंटिंग में गड़बड़ी के दोषी पाए गए अगर आप, तो क्या हो सकता है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के सेक्शन 136 के तहत मतगणना केंद्र पर गड़बड़ी करने वाले कर्मचारी और नागरिक दोनों के लिए सजा का प्रावधान है। दोषी पाए जाने वाले 6 महीने से 2 साल तक की जेल या जुर्माना हो सकता है या दोनों हो सकते हैं। वोटिंग मशीन में बदलाव या उससे छेड़छाड़ की शिकायत मिलने पर क्या कार्रवाई हो सकती है। यदि किसी केंद्र पर वोटिंग मशीन बदलने या उसमें छेड़छाड़ की शिकायत मिलती है तो रिटर्निंग ऑफिसर तुरंत इसकी जांच करता है। अगर यह साबित हो जाता है कि वोटिंग मशीन से छेड़छाड़ की गई है तो उसे अलग रखा जाता है, उसमें रिकॉर्ड मतों की गिनती नहीं की जाती है और इसकी सूचना राज्य और केंद्र के चुनाव आयोग कार्यालय को दी जाती है। पूरी तरह से मतगणना को रोकना जरूरी नहीं है, सिर्फ जिस मशीन को लेकर शिकायत मिली है उसे ही अलग रखा जाता है। तो इस प्रकार से हमने पूरे चुनाव प्रक्रिया के बारे में जाना कि चुनाव की जो काउंटिंग होती है वो किस प्रकार से होती है। चुनाव किस प्रकार से होता है, आपको पता है कि जिस क्षेत्र में चुनाव होता है वहाँ पे सबसे पहले प्रत्याशियों द्वारा नामांकन करवाया जाता है, फिर चुनाव प्रचार होता है और एक निश्चित तारीख पर चुनाव करवाया जाता है, वोटिंग होती है और एक निश्चित डेट पर काउंटिंग होती है और काउंटिंग की सारी प्रक्रिया हमने आपको बताया। तो उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो MPS हिंदी पर अगर आप नए हैं तो MPS हिंदी न्यूज एक्सप्लेनर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपने विचार भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।